नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया था और अगर आपने उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ा हो शुरू से लेके अंत तक, तो वो बहुत ही बुझे हुए, बहुत ही मायूस नजर आ रहे थे। हर 10 मिनट पर वो एक गिलास पानी पीते हुए भी नजर आ रहे थे और लगातार जब वो भाषण दे रहे थे तो विपक्ष के स्लोगन सुनाई पड़ रहे थे, जहां पर वो मणिपुर के न्याय की बात कर रहे थे कि मणिपुर पर कुछ बोलिए, जो बाकी मुद्दे हैं उस पर कुछ बोलिए। और लगातार विपक्ष चुप नहीं हुआ। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों की आदत हो कि विपक्ष चिल्लाता रहेगा, फिर विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष शुरू से लेके एंड तक आज सदन में मौजूद था और मोदी जी का भाषण जब तक चल रहा था तब तक लगातार विपक्ष शोर मचा रहा था। और ऐसे में आज उन्होंने क्या बात कही? आज उनके भाषण में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ नई बात कहेंगे, देश को ये बताएंगे कि तीसरे कार्यकाल में वो क्या करने वाले हैं। तो तीसरे कार्यकाल के नाम पर उन्होंने दो बातें कही। पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारा जो तीसरा कार्यकाल है उसमें हम 3 गुना ज्यादा स्पीड से काम करेंगे, हम 3 गुना ज्यादा परिणाम लाने की बात करेंगे। और इकोनॉमी की बात की कि देखिए, हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए और अब हमारा अगला गोल है कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बने। अब वो कैसे बनेगी, कैसे वो संभव होगा, उसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं है, लेकिन पूरे भाषण में आज उन्होंने कांग्रेस को कोसने का काम किया है। कोसना शब्द मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को ये कहा कि वो एक बालक विलाप कर रहे थे, एक बच्चा जैसे रोता है उस तरीके से वो रोए। कल सदन में जो राहुल गांधी का भाषण था, तिलमिलाई बीजेपी और तिलमिलाए प्रधानमंत्री ने आज इस तरीके की बातें कही कि कांग्रेस एक आदमखोर की तरह है, जिसे कि झूठ बोलने की आदत उसी तरह से है जैसे आदमखोर को मुंह में खून लग जाता है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस अब अपने आप से जिंदा नहीं हो सकती है और क्योंकि वो दूसरी पार्टियों पर निर्भर है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस 2024 में परजीवी कांग्रेस हो गई है जो कि दूसरों के ऊपर रिलाय करेगी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस को तीसरी बार ऐसा झटका लगा है कि वो वापस सत्ता में नहीं आई है, विपक्ष में ही रहने के लिए वो बनी हुई है और इसी तरह से ये लोग चिल्लाते रहेंगे। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। अब लेकिन इस पूरे भाषण के बाद लोग, आज पूरा देश ये सुनना चाह रहा है कि विपक्ष का अब आगे का प्लान क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। इसको सुनने के लिए पूरा देश इस समय व्याकुल है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके रणनीतिकार, सीडब्ल्यूसी मेंबर और कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज गुरदीप सप्पल हैं। गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। और आप आज पहली बार कार्यक्रम में, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। लेकिन जो आज स्वर था कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उनका टोन और टेनर, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देख के आपको क्या लग रहा था? क्या एक हारे प्रधानमंत्री जिनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए और कोई भी नई बात उन्होंने नहीं कही, तो क्या कहा जाए कि क्या जो मोदी जी का जो सेलिंग पॉइंट था एक तरीके से वो खत्म हो चुका है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बात की, लोगों को उससे बहुत नाउम्मीदी हुई, क्योंकि आज लोग ये जानना चाहते थे कि क्या नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में जो उनको बहुमत नहीं मिला, जबकि उनके हाथ में पूरा मीडिया का सपोर्ट था, अकूत धन संपत्ति उनके पीछे लगी थी, एजेंसीज का पूरा उनके पास कंट्रोल था, पॉलिटिकल पार्टीज को वो तोड़ चुके थे, यहां तक कि हमारे अकाउंट फ्रीज करना, चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल देना, इसके बावजूद भी बहुमत नहीं ले पाए। तो जनता ये जानना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के रिजल्ट से क्या सबक सीखा है। उनको सबको आज बहुत ज्यादा निराशा हुई होगी, क्योंकि पूरे भाषण के अंदर कहीं कोई रोड मैप जैसी चीज कि महंगाई कैसे कम होगी, कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, कि नीट के सवाल पे या पेपर लीक के सवाल पे कैसे होगा, कैसे अब जो आरक्षित पद कम हो गए हैं उनको कैसे दोबारा बढ़ाया जाएगा, किस तरह से इस देश के अंदर जो लोग की जुबान छीन ली गई है, लोगों से बोलने की जो आजादी छीन ली गई है, जो डर का माहौल है वो कैसे खत्म होगा, कहीं कोई बात नहीं की गई। बात क्या हुई? केवल छिछालेदार दूसरों का। तो किसी नेता से जो अपने को गर्वित महसूस कर रहे हैं, इस देश ने तीसरी बार उनको पीएम के लिए चुना,
उस नेता से ये उम्मीद नहीं हो सकती कि आप देश का पब्लिक डिस्कोर्स को इतना नीचे गिरा दें, इतना नीचे गिरा दें कि बहुत सारे पेरेंट्स आज अपने बच्चों को ये भाषण के कई अंश दिखाने में भी शर्म करेंगे। ये उस लेवल का भाषण था कि अगर कोई संवेदनशील पेरेंट है, संवेदनशील माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को आज का भाषण दिखा नहीं सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री की बात का ये वजन रह जाए, ये देश के लिए भी बड़ा शर्मनाक चीज है। और मुझे लगता है कि चीज बहुत डिस्टर्बिंग दिखी जब प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें कर रहे थे और उस समय जो स्पीकर आसन पर मौजूद थे वो हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ चुटकुले सुन रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? और इस चीज को लेकर ये चीजें काफी वायरल हो रही हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो स्पीकर हंसते हैं और जैसे कि वो चुटकुले का मजा ले रहे हो। स्पीकर का जो पद है नीलू जी, इशत कट रहा है बीच में, स्पीकर का पद वो पंच परमेश्वर का पद होता है। भारत की सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में स्पीकर का जो पद है उसकी गरिमा बहुत लंबे समय से डिफाइंड है। अगर नहीं किसी को मालूम तो प्रेमचंद की कहानी पढ़ लीजिए, पंच परमेश्वर, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर स्पीकर अपने आप को किसी एक पक्ष के साथ जुड़ा पाते हैं, अगर स्पीकर ये संदेश देते हैं कि वो एक पक्ष के साथ तो बहुत ज्यादा क्रोधित नजर आते हैं और एक पक्ष के साथ बड़े मुदित नजर आते हैं, तो वो जो परंपरा है भारत में, और मोदी कई बार इस बात को कहते हैं कि भारत जो है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुरानी भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में कितना पढ़ा है, जो लिच्छवी के टाइम से आई है, जो बौद्ध धर्म के थ्रू डेमोक्रेसी का पहला कॉन्सेप्ट भारत में आया, तब से, ये करीब 2000 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो तब से स्पीकर के पद की एक गरिमा रहती है। अफसोस की बात है कि कल जो उनका जवाब भी था राहुल गांधी को, उसमें गरिमा की बात नहीं थी, क्योंकि उसमें यह माना गया कि कोई उनसे अगर ज्यादा शक्तिशाली है, उनसे अगर ज्यादा बड़ा है, चाहे उम्र में चाहे पद में, उसके सामने वो झुक सकते हैं। जबकि परंपरा ये है, संसदीय परंपरा हो या भारत की परंपरा ये हो कि जो पद पर बैठा है वो न्यायपालिका के पद पर हो या स्पीकर के पद पर हो, वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, सबको उसके आगे झुकना पड़ेगा। ये हमारी परंपरा है। उस परंपरा का उल्लंघन आज देखने को मिल रहा था जब स्पीकर मुस्कुरा रहे थे, मजे ले रहे थे, और वही स्पीकर जब विपक्ष की तरफ मुड़ते हैं तो उनकी भावभंगिमा पूरा देश देख रहा है। इस पे मुझे कुछ और ऐड नहीं करना है। लेकिन गुरदीप, अब जो इसके पहले कि मैं बाद में थोड़े से और इश्यूज पर आऊंगी क्योंकि काफी लंबी ये थोड़ा चर्चा है। अब विपक्ष का क्या प्लान है? आपने प्रधानमंत्री की का जो पूरा जो स्टैचर है वो आज दिखा कि वो उनको आज एक टेस्ट मिला है, जो दवाई वो पिछले 10 सालों से पिला रहे थे विपक्ष को, आज वही दवाई उनको खुद पीनी पड़ रही है। तो वो किस स्तर तक गिरेंगे या किस स्तर से उनका पतन होगा? लेकिन अब विपक्ष का क्या प्लान होगा? क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारी बातें चुनाव के दौरान की है, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं। तो चाहे जनता का मुद्दा हो, चाहे वो नीट हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, किसी भी वर्ग का मुद्दा हो, लेकिन आज देश को उतनी ही उम्मीदें विपक्ष से भी हैं। तो विपक्ष अब किस तरीके से इन सारे इश्यूज को उठाएगा? पहली बात तो विपक्ष जो अगर आज शोर कर रहा था प्रधानमंत्री के जवाब में, वो शोर नहीं था। विपक्ष का केवल एक पॉइंट डिमांड थी कि आप मणिपुर को कुछ कहिए। अगर प्रधानमंत्री मणिपुर पे कोई बात कहते, वहां के दर्द को अपने भाषण में समेटते और अपनी जिम्मेदारी समझकर मणिपुर के जो वासी हैं उनको कोई संदेश देते, तो हंगामा बंद हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी मणिपुर के लोगों को कोई संदेश देना जरूरी नहीं समझा। एक बार भी उनको यह नहीं लगा कि मणिपुर जैसी समस्या उनकी जिम्मेदारी है। अब जब सत्ता ये काम करती है, चाहे वो नीट का इशू हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हों जिनको हम उठा रहे हैं, तो विपक्ष का प्लान बहुत सिंपल है। एक वैचारिक स्तर पर जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को हम बचाना चाहते हैं,
उनसे बातचीत करना, ताकि एक वैचारिक एकता इस देश में आए। और दूसरा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, उसको उखाड़ने की तैयारी करना। क्योंकि जब कहा जाता है ना कि लातों के भूत बातों बातों से नहीं सुधरते, तो ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो बातों से नहीं सुधरने वाले। उनको जनता ने जो संदेश दिया वो उनको संदेश समझ में नहीं आ रहा है। तो एक ही रास्ता है विपक्ष के पास कि अब इकट्ठे हों, जनता के साथ काम करें और इतना काम करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जहां पे भी है वहां से उखाड़ सके। यानी कि जो संसद में तो जो हम देख रहे हैं वो हो ही रहा है, लेकिन क्या अब एक पब्लिक मूवमेंट शुरू होगा जहां पर जो पहले चुनावी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जहां जहां पे भी चुनाव है, तो वहां पर क्या पब्लिक मूवमेंट शुरू करने की तैयारी है कांग्रेस की और बाकी विपक्षी दलों की भी, इंडिया अलायंस की? देखिए, तैयारी कोई एक मोमेंट की नहीं होती है। हम जानते हैं कि जो चुनाव जिन राज्यों में आ रहे हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में हो सकता है, दिल्ली में है और शायद बिहार में भी हो जाए। हम्म। ये सारे राज्यों के अंदर हमको चुनाव जीतना है। इसीलिए चुनाव का रिजल्ट आने के कुछ ही दिन में, 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे, कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने इन तमाम राज्यों की, 4 राज्यों की जहाँ के चुनाव अभी होने हैं अगले 4 महीने में, 3 महीने में, वहां की पूरी मीटिंग्स भी कर ली हैं। आज भी इस समय मीटिंग चल रही है हमारी, पूरा मीडिया को, सोशल मीडिया को लेकर, कि किस तरह से हम इन राज्यों के मीडिया, सोशल मीडिया को हम प्लान को आगे लेके चलेंगे। और साथ ही साथ गठबंधन में सीटों की शेयरिंग के ऊपर भी हमने बातचीत शुरू कर दी है। जितना सिविल सोसाइटी है उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। कल मुंबई में सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की एक बड़ा बड़ा बैठक, सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस चुनाव जीतने पर है, और इन राज्यों को जीतना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि देश की जनता की आवाज जैसे जैसे हम राज्य जीतते जाएंगे वैसे वैसे मजबूत होती जाएगी। और दूसरी तरफ हमें अपने संगठन पे काम करना है, क्योंकि अब इस देश के अंदर नाउमीदी के बादल छट चुके हैं। वो लोग जो नाउमीद थे, जो ये मानते थे प्रोपेगेंडा के प्रभाव में आकर कि मोदी अजय हैं, वो लोग अब उनको अजय नहीं मानते हैं। जो लोग ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक जादुई छड़ी है, अब लोग नहीं मानते हैं। और बीजेपी की जो वैचारिक सोच है, हिंदुत्व की सोच, उसका भी अब एक सीमा आ गई है, वो इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब ऐसे में हमें अपने संगठन पे काम करना है, उन इश्यूज को हमको हर लेवल पे उठाना है जो इश्यूज जनता चाह रही है, और राज्यों में चुनाव जीतने हैं। लेकिन कुलदीप, कभी कभी होता है कि बहुत सारे जब इश्यूज होते हैं तो किस इशू को कितनी प्रायोरिटी दी जाए। जैसे मुद्दे तो बहुत सारे थे, अभी जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला था तो उस समय ट्रेन क्रैश का मुद्दा था, स्टॉक मार्केट स्कैम का मुद्दा था, नीट पेपर लीक ऑफ कोर्स वाज द बिगेस्ट इशू। लेकिन प्रायोरिटाइज कैसे करेगा विपक्ष कि क्या क्या मुद्दे कैसे लेने हैं? क्योंकि कई लोग इस बात को कहने लगते हैं कि विपक्ष के पास भी इतने सारे मुद्दे हो गए कि उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है उनको समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम लोगों को तो अब ये अजीब से लग रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, रोज देश के सामने कोई ना कोई एक ऐसी घटना आ रही है कि हम लोग खुद हैरान होते हैं कि क्या अब ये घड़ा भर चुका है। और आज पूरा दिन नहीं आई तो शाम को इतनी दुखद घटना हाथरस की सामने आई है, करीब 150 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। तो देश में जो सिस्टम खराब होते हैं नीलू, हुआ क्या कि जो कांग्रेस पार्टी ने सिस्टम दिए थे, जो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार ने सिस्टम बनाए थे, जो पॉलिसीज बनाई थी, उसके मोमेंटम की वजह से मोदी जी के शुरू के साल अच्छे कट गए। अब जो नरेंद्र मोदी की सरकारों ने काम किया 10 सालों में, उनके अब असर नजर आ रहे हैं। वो जो पुल इनके टाइम में बनने शुरू हुए, पहले तो जो हमारे टाइम में बनने शुरू हुए थे उनके वो उद्घाटन कर रहे थे। पहले हमारे टाइम में जो पावर प्लांट बनने शुरू हुए थे उनके उद्घाटन कर रहे थे। पहले जो हमारे टाइम में सड़कें के प्रोजेक्ट पास हुए थे उनके उद्घाटन कर रहे थे, और वो सब बढ़िया चल रहे हैं। जो इनके टाइम में प्रोजेक्ट शुरू हुए, अब उनके फीते काटने की बारी आ रही है तो गिर रहे हैं। हफ्ते में 3-3 4-4 पुल गिरने लगे हैं।
एयरपोर्ट्स के छज्जे और छतें गिरने की बातें आने लग गई हैं। जो देश जो है बिजली की कमी से निजात पा चुका था, इस देश में इन्वर्टर एक इतिहास की बात हो गई थी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इस देश में बिजली उत्पादन का जो प्लान तैयार किया था 2006 में, 2014 तक आते आते हम सरप्लस बिजली में आ गए थे। 10 साल आपने खो दिए, आज बिजली में आप नेगेटिव में आ गए हैं, क्योंकि इस सरकार ने काम नहीं किया है। इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया है, और जो काम किया है वो इतना घटिया क्वालिटी का है कि रोज मुद्दे आएंगे। जो एग्जाम के सिस्टम हम लोगों ने बनाए थे इस देश के अंदर, वो एग्जाम के सिस्टम इस देश के युवाओं को एक भरोसा देते थे कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से हमारा सिलेक्शन होगा, हम पढ़ाई करेंगे, तो लोग मेहनत करते थे और ईमानदारी से बिना जान पहचान के चुने भी जाते थे। अधिकांश एग्जाम्स में ऐसा था। लेकिन अब वो विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि ये जो मोदी गवर्नमेंट के बनाए हुए सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम या तो आरएसएस के लोगों को अंदर घुसाने के लिए बनाए गए थे, या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, या वो बातों के जुमले में फंसे रहे, और वो नतीजे अब रोज आ रहे हैं। और इस तरह से आ रहे हैं कि मुद्दे चुनना विपक्ष के लिए भी इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने मुद्दे हो रहे हैं। आज नीट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन मणिपुर का मुद्दा भी उतना ही बड़ा मुद्दा रहा। इस हफ्ते इतने पुल और इतने एयरपोर्ट गिरे, वो मुद्दा भी उतना ही बड़ा मुद्दा है देश के लिए। इस हफ्ते जो पावर क्राइसिस आ रहा है देश के अंदर, वो भी उतना बड़ा मुद्दा है। आज पूरे दुनिया में 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 83 शहर हिंदुस्तान के हो गए हैं, भारत के हो गए हैं। 83 शहर। आपने पूरे देश की हवा को खराब कर दिया है, पानी को खराब कर दिया है। तो ये मुद्दे भी आ रहे हैं। ये मोदी सरकार की 10 साल की नीतियों के वजह से अब आ रहे हैं। यूपीए के वजह से जो मोमेंटम था वो खत्म होने में कई साल लग गए। अब इनके सरकार के नतीजे आ रहे हैं, और मुझे लगता है एज अ विपक्ष हमें हर मुद्दे को उठाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ए मुद्दा या बी मुद्दा, और फिर वो मुद्दे की तीव्रता और जनता का रिस्पॉन्स तय करता है कि वो मुद्दा कितनी दूर तक इस देश में आंदोलन के रूप में बदलता है। किसी ने नहीं सोचा था इस देश के अंदर कि इस देश का चुनाव आरक्षण पे, इस देश का चुनाव संविधान पे होगा। हम लोग कहते थे, मैंने आपके साथ इंटरव्यूज में पहले बोला भी था, आज से 7-8 महीने पहले, कि ये चुनाव संविधान पे होने जा रहा है, ये चुनाव आरक्षण पे होने जा रहा है, लेकिन लोग नहीं समझते थे। लेकिन मोदी जी जनता ने तय कर दिया ना मुद्दा कौन सा होगा, उस मुद्दा चला। गुरदीप, संविधान शब्द को लेकर मोदी जी इतने डिसमिसिव क्यों रहते हैं? आज भी जब उनकी स्पीच हो रही थी तो मैंने एक जगह उसको नोट भी किया था, उन्होंने एग्जैक्टली बोला है कि संविधान को सर पर नाचने वाले लोग जम्मू और कश्मीर में संविधान को लागू नहीं करवा पाए। ये बात उन्होंने कही थी। ये जो इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, क्या उनको संविधान का शब्द पसंद नहीं है, या वो जानबूझकर इस बात को कहते हैं ताकि वो कांग्रेस को टीज कर सके? उसके पीछे की उनकी मंशा क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर में संविधान तो लागू था, ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। उस संविधान की एक धारा आपने खारिज की, इतना ही तो हुआ। लेकिन 5 साल हो गए खारिज किए हुए। 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर में चुनाव लड़ देते। 3 सीटें हैं कश्मीर वैली की, लोकसभा की, कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर पाए। तो ये वो नरेंद्र मोदी हैं। सच्चाई ये है कि 5 साल हो गए धारा 370 हटाए, संविधान तो तब भी लागू था। संविधान ऐसा नहीं लागू नहीं था, वहां का पूरा व्यवस्था, वहां की सरकारें संविधान के तहत ही काम करती थी। केवल एक धारा इन्होंने बदली, और बदलने के बाद आज तक शांति तो कर नहीं पाए। आतंकवादी हमले तो आज भी हो रहे हैं, और डर आज भी है। इतना है कि बाकी पार्टी से चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव लड़े। और यही नहीं, अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि वहां पे राज्य में विधानसभा के चुनाव कर लें। 3 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडलाइन दी हुई है सितंबर तक। तो ये वो केवल जुमलेबाजी करते हैं मोदी जी, वो केवल बातें करते हैं। संविधान को माथे से लगाना संविधान की इज्जत नहीं होती है। संविधान की इज्जत होती है संविधान को लागू करने में, और वो लागू नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये बात इस चुनाव ने तय की है। वो आज भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में, आरएसएस की विचारधारा में ये बैठा हुआ है कि ये भारत का संविधान है, ये उचित नहीं है। जब ये संविधान लागू हुआ था 26
नवंबर 1950 में इट वाज अडॉप्टेड और 26 जनवरी 49 में अडॉप्ट हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 के हफ्ते में ही जो ऑर्गेनाइजर न्यूज़पेपर है आरएसएस का, उसने एडिटोरियल लिखा था कि उनको ये संविधान क्यों एक्सेप्टेड नहीं है, और लिखा था कि ये संविधान मनु के सिद्धांतों पे आधारित नहीं है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट के ऊपर है और इसको हम बदल के रहेंगे। तिरंगा हमें पसंद नहीं है, हम भगवा ध्वज ला के रहेंगे। ये तो इनका ऑन रिकॉर्ड है, इनके अखबार में लिखा गया था। वो इनके मन में आज भी बैठा हुआ है। वो चाहते नहीं है कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार मिले। तो वो चाहे मुस्लिम्स के नाम पे हो, चाहे वो दलितों के नाम पे हो, चाहे वो औरों के नाम पे हो, ये बराबरी का जो फंडामेंटल राइट संविधान ने दिया हुआ है, वो उनकी फिलॉसफी से मेल नहीं करता है। तो इसलिए लेकिन वो केवल माथे पे लगाते हैं संविधान को और ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब देश उससे आगे निकल गया। देश को समझ में आ रहा है, इस देश के अंदर मोदी को समझना चाहिए, उनको 37% वोट पड़ा है। 79.6% हिंदू है इस देश में। उसमें से 43% हिंदू ने मिनिमम उनको वोट नहीं दिया है। 37 ने उनको वोट पड़ा है, उसमें कुछ और कम्युनिटीज के भी पड़े होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज ने भी उनको वोट नहीं दिया है। ये बात इस चुनाव ने तय की है। इसलिए वो जो ठेका लेते हैं हिंदू होने का, इसलिए वो जो ठेका लेते हैं कि उनकी समझ, उनकी सोच संविधान को लेके इस देश को एक्सेप्टेबल है, वो गलत साबित हो गई है। लेकिन गुरदीप, आज अगर मोदी जी का भाषण अगर कोई भी किसी ने भी सुना होगा, वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे। उन्होंने कुछ चुटकियां ली कांग्रेस पर। जो शोले फिल्म है उसकी मौसी को याद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस अपनी जीत का जश्न मना रही है, वो एक फेक विक्ट्री का जश्न मना रही है, जिसमें कि जनादेश उनको नहीं मिला है, लेकिन वो उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जो हीरो थे शोले फिल्म के। और उसमें बार बार वो अपनी मौसी को ऐसे कह रहे थे, और उन्होंने कहानी सुनाई कि ये तो मॉरल विक्ट्री है, 13 राज्यों में 0 सीट आई है, लेकिन मैं हीरो तो हूं मौसी। ये राहुल गांधी पर चुटकी ले लेकर वो बोल रहे थे कि पार्टी की लुटिया तो डूब गई है, लेकिन पार्टी सांस ले रही है मौसी। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आज वो दे देकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस जो एक जश्न के मोड में है और ऐसा लग रहा है कि जनादेश उनको मिला है, वो गलत है। तो मोदी जी की समझ पर क्या कहेंगे, अगर आज वो इस तरीके के एग्जाम्पल्स देकर और लोगों को बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस हैज नॉट अराइव्ड। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कल ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो बालक विलाप कर रहे हो, और एक ऐसा बच्चा जिसको कि 99 मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि 99 आउट ऑफ 100 नहीं है, 99 आउट ऑफ 543 है। इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा। बिल्कुल कांग्रेस जश्न मना रही है। इसलिए नहीं मना रही कि हम लोगों को 99 सीटें आई हैं, इसलिए कि जब ये चुनाव हुए थे, ये चुनाव एक ऐसी व्यवस्था में हुए थे जिसमें विपक्षी पार्टीज के अकाउंट फ्रीज किए गए थे, जिसमें पूरा मीडिया कंट्रोल कर लिया गया था, जिसमें दो चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें पार्टीज को तहस नहस कर दिया गया था एजेंसीज को इस्तेमाल करके, जिसमें बोलने की आजादी छीन ली गई थी, जिसमें कहा गया था, मोदी जी ने क्या किया था, उन्होंने विपक्ष के हाथ पांव बांध के उनको चुनावी समुद्र में डाल दिया था और बोला अब तैरो। बंधे हुए हाथ पांव से कोई तैर नहीं सकता था, लेकिन विपक्ष तैर गया, कांग्रेस पार्टी भी तैर गई, इंडिया अलायंस भी तैर गया, और अब जनता ने हमारे हाथ खोल दिए हैं। जो जनता ने इतनी निराशा भरी प्रोपेगेंडा के बावजूद हमको 240 सीट दी है अलायंस को जनता ने, वो जनता को जब आज ये पता है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा झूठा था और मोदी को हराना संभव है, वो जनता हमारी खुशी का कारण है, वो जनता हमारी हिम्मत का कारण है। क्योंकि आज अब जो चुनाव होंगे उसमें अब निराशा का माहौल नहीं होगा। अब जो चुनाव होंगे उसके अंदर ये फीलिंग लोगों के अंदर नहीं होगी कि चाहे कुछ भी कर लो पर मोदी मैनेज कर लेंगे सब कुछ। उसके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी कि बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसमें कोई और तो जीत ही नहीं पाएगा। ये सब चला गया। अभी जो चुनाव हुए थे वो चुनाव ने
ये साबित कर दिया कि इस देश की जनता लोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र को मानती है। और लोकतंत्र को नीरू जी केवल राजनीतिक दल नहीं बचाते हैं। लोकतंत्र तभी जिंदा रहते हैं दुनिया में जब उस देश की जनता लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहती है। इस चुनाव ने ये संदेश हमको दिया है कि हम जो सोचते हैं लोकतंत्र के बारे में, अधिकांश जनता भी वही सोचती है। इस चुनाव ने ये मैसेज हमको दिया है कि अगर आप जूझते रहेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। इस देश ने ये मैसेज दिया है कि जितनी मर्जी लुभावनी बातें कर ले कोई, जितना मर्जी मीडिया को कंट्रोल कर ले कोई, जितनी मर्जी घटिया छीटाकसी कर ले कोई, जितना मर्जी किसी को बदनाम कर ले कोई, इस जनता के पास एक समझ है जो झूठ को सच से अलग करना जानती है। इस जनता के पास एक समझ है जो घटिया के अंदर और सुसंस्कृत के अंदर फर्क जानती है। और वो जनता को आज एक उम्मीद मिल गई है, उस जनता के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारी रिजल्ट आए हैं वो किसी भी जीत से बड़े हैं, क्योंकि चुनाव में हार जीत होती है सरकार बनाने के लिए। इस बार जो हमको 240 सीटें आई हैं वो सरकार बनाने के लिए नहीं, वो इस देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाने के लिए आई हैं। और मोदी जी ये भूल रहे हैं आज भाषण देते हुए कि वो 240 पे हैं और इंडिया अलायंस 242 पे है। वो तो बीच वाले उनके साथ मिले हैं, ठीक है। तो ये जो सच है, इस सच को भी समझना जरूरी है। आवाज नहीं आ रही। आज वो कुछ स्टैटिस्टिक्स लेकर आए थे मोदी जी, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तथ्यों पर बात करता हूं, और फिर उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26% था, और जहां पर कांग्रेस पल्लू पकड़कर चल रही थी यानी कि जूनियर पार्टनर की तरह, वहां पर स्ट्राइक रेट 50% था। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो 2024 की कांग्रेस है वो एक परजीवी कांग्रेस है, जो कि बाकी जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उसके साथ वो और वही उसका सर्वाइवल मंत्रा होगा। इस पर क्या कहेंगे गुरदीप? कांग्रेस पार्टी ने तो 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। हमने तो किसी पार्टी को खत्म नहीं किया। परजीवी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी जिसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो महबूबा मुफ्ती को जेल में डाल दिया, जिसने अकाली दल के साथ सरकार बनाई तो उनको किनारे कर दिया, जिसने रामविलास पासवान के साथ सरकार बनाई उनकी पार्टी को तोड़ दिया, जिसने शिवसेना के साथ सरकार बनाई उसको तोड़ दिया। परजीवी तो ये होता है। कांग्रेस पार्टी ने तो गठबंधन धर्म को निभाने का इस देश को मिसाल पेश की है। अगर परजीवी कहना होगा, पैरासाइट, वो बीजेपी है। वो बीजेपी है कि वो जिस पार्टी के साथ जाती है उस पार्टी को तोड़ देती है, उस पार्टी को खत्म कर देती है, यहां तक कि उस पार्टी के लोगों को सताती है, उनको जेलों में डालती है, उनके पीछे एजेंसीज भेजती है। ये वो परजीवी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो मजबूती से इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। आज अगर हमारे सीटें कम हुई तो ये मोदी जी को नहीं मालूम कि इस बार 2019 की बनस्पत हम 96 सीटें कम लड़े थे। हम 1/4 25% सीट कम लड़े, इसके बावजूद हमारा वोट बढ़ गया, इसके बावजूद हमारी सीटें दुगनी हो गई। और जहां जहां पे हमारा अलायंस पार्टनर्स थे, मोदी, क्योंकि हम एक अनइवन बैटल लड़ रहे थे, एक तरफ पूरी फौज, उसके बाद सब कुछ, और एक तरफ हम लोग थे। डेविड वर्सेस गोलियत की जो कहानी है वो थी। तो उसके लिए हमने सेक्रीफाइस करके अपने एलाइज को बहुत ऐसी सीटें भी दी जो हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन अलायंस को जिंदा रखने के लिए हमने कुर्बानी दी थी। और इस बात को बार बार राहुल गांधी भी बोले, इस बात को खड़गे जी भी बोले कि इंडिया अलायंस के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे, और हमने दी। और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं, आज इंडिया अलायंस 242 है और बीजेपी 240 है। और ये मैं आपको बता दूं, ये 5 साल नहीं चलने वाले हैं। जो उनके बाकी साथी हैं ना, वो कब हमारे साथी बन जाएंगे। एक तो ऐसे हैं जो कई बार इधर से उधर गए, और दूसरे ऐसे हैं जो कई बार हमारे साथ आए। तो इसलिए बीजेपी वर्सेस अगर अलायंस की बात करेंगे
तो हम बराबर नेक टू नेक खड़े हैं और यहाँ से मोदी जी को गिरना है और यहाँ से हमको उठना है। यही एक संभावना है, दूसरी कोई संभावना देश में बची नहीं है। आपने कहा कि जो एलाइज इस समय बीजेपी के साथ हैं वो आप लोगों के संपर्क में भी आते रहे हैं, क्या वो एलाइज अभी भी, जैसा राहुल गांधी ने किसी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में, तो क्या वो एलाइज अभी भी इंडिया अलायंस के संपर्क में है? वुड यू वांट टू शेयर दिस? नहीं, ये कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। हम तो आज उस स्थिति में हैं जहाँ पे हमारा पूरा फोकस अपने अलायंस को झारखंड में, अपने अलायंस को महाराष्ट्र में सुदृढ़ करने के ऊपर है। हमारा पूरा फोकस हरियाणा में चुनाव लड़ने पर है। हमारा पूरा फोकस आने वाले दिनों पे जनता के मुद्दों पर मोदी सरकार को मजबूर करने पे है। हम इसके लिए, और मैं एनडीए सरकार नहीं बोल रहा हूँ, आज भी मोदी सरकार ही है। हालांकि अब उनकी मजबूरी है कि अब वो मोदी सरकार, मोदी की गारंटी अब नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो तो जनता ने साफ कर दिया है। लेकिन हमारा जो पूरा फोकस है वो चुनावी जोड़ तोड़ पर नहीं है, वो गठबंधन की जोड़ तोड़ पर नहीं है। हमारा फोकस उस मैसेज के ऊपर है जो जनता ने दिया है, उस ताकत के ऊपर है जो जनता ने हमें दी है। हम उस पे काम कर रहे हैं। आखिरी के 2 सवाल बस और हैं गुरदीप की। आज कांग्रेस पर उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलती है और उसने ईवीएम पर झूठ बोला, संविधान पर झूठ बोला, राफेल, एचएल, एलआईसी, आरक्षण, बहुत सारे मुद्दों पर झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसी झूठ बोलने की आदत लग गई है जैसे आदमखोर को खून मुंह में लग जाता है। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल आज उन्होंने किया कि कांग्रेस को आदमखोर बता दिया। इस पर क्या कहेंगे? फिर वही बात है, इतनी घटिया बातें बोलते हैं। जैसे उन्होंने मुजरा बोला, कल जब खड़गे जी ने मुजरे वाली बात को दोहराया राज्यसभा में तो चेयरमैन इतने शर्मिंदा हो गए, तो उन्होंने क्या बोला, इस तरह की डेरोगेटरी डिफेमेटरी बातें किसी नेशनल लीडर को शोभा नहीं देती और ये रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। जब दूसरे हाउस में राहुल जी ने उनको दोबारा कोट किया तो स्पीकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं जा सकता। तो प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें बोलते हैं वो इतने घटिया लेवल पर कई बार आ जाती हैं कि संसद के पटल पर उसको लिखने में भी लोग शर्माते हैं। आज जो बातें बोली, मैंने बताया, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कल का न्यूज़पेपर पढ़ाने में शर्म महसूस करेंगे कहीं उस न्यूज़पेपर के अंदर वो बच्चे वाली बातें ना छपी हों कि बच्चा घर आके पूछता है, बताता है कि मेरी माँ की गाली स्कूल में। ये बातें क्या इस देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती हैं? और जहां तक बात सच और झूठ की बात है, आप इस देश के अंदर किसी व्यक्ति से पूछ लो, आप 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में लगभग 99.9% लोग, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर्स भी हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या मोदी झूठ बोलते हैं, तो हर व्यक्ति मानता है कि वो झूठ बोलते हैं। उनका अंधभक्त ये जरूर कह देता है कि पॉलिटिक्स में सब चलता है, पर ये कोई नहीं कहता कि मोदी सत्यवादी हैं। और राहुल गांधी के बारे में आम जनता भी ये जानती है कि वो ना सिर्फ सत्यवादी हैं, वो आदर्शवादी भी हैं। लेकिन कल तो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मिसलीड किया, राहुल गांधी ने गलत तथ्यों को परोसने की कोशिश की, और अब आज वो ये कह रहे थे राहुल गांधी की इस बात को लेकर कि उन्होंने कहा कि अब बोलने दीजिए। 10 साल हजारों करोड़ रुपए लगा के बोला है, जाते जाते आदत जाएगी। हजारों करोड़ रुपए देश के बर्बाद हो गए, तब देश की जनता ने सच्चाई को पहचानना शुरू कर दिया। अब तो पूरी जनता जानती है। आप जानते हो, आप बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से बात करके देखिए, वो दुखी है। वो दुखी है, उसका ये कहना है कि ये चुनाव में हमारी बहुमत कम क्यों आया, क्योंकि मीडिया ने हमको चीट किया। मीडिया ने ये नकली नैरेटिव बनाया कि 400 सीट आ रही है, 400 सीट आ रही है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी चीटेड फील कर रहा है। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, ये हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो मोदी जी ने एक प्रपंच तैयार किया था ना, वो तो फेल हो ही गया है। अब वो जो बोलते हैं बोलते रहे। देश सुन वो रहा है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। देश वो नहीं सुनेगा, अब वो सुनेगा मोदी जी की इस कान से निकाल देगा। अब नहीं इसके आगे उन पे यकीन करने वाला। एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर इस लाइव को खत्म करूंगी गुरदीप की। आज उन्होंने कल जब राहुल गांधी भगवान शंकर की, गुरु नानक जी की और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लेकर पहुंचे थे, तो उस पर आज मोदी जी काफी तिलमिलाए हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि जो चीजें दर्शन करने की हैं उस पर प्रदर्शन करते हैं,
और ये तो हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र ऐसा लग रहा है कि रचने की कोशिश की जा रही है। और इस पर उन्होंने स्पीकर से अर्ज किया कि इसको हल्के में ना लिया जाए। वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, और स्पीकर से भी क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ अब कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए? ले लें एक्शन। पिछली बार तो इतना कठोर एक्शन लिया था कि घर भी छीन लिया, सांसदी भी छीन ली थी, 2 साल की सजा भी करा दी थी। तो राहुल गांधी तो डरे नहीं, वो व्यक्ति डरने वालों में से है ही नहीं, और लोगों ने इसको पहचान लिया है। इसलिए लोगों ने वहां ला के रखा है कि घर तो देना पड़ेगा, सांसदी भी देनी पड़ रही है, पड़ गई, अब मंत्री का दर्जा भी देना पड़ रहा है एलओपी में, वो सब सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, प्रोटोकॉल भी देना पड़ेगा। तो ये देश लोकतंत्र की यही ताकत है और राहुल गांधी की यही ताकत है। तो जितनी कठोर कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। सवाल यह है कि संसद के अंदर क्या नेता प्रतिपक्ष या दूसरे मेंबर्स बात बोलने का हक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या उनको ये आजादी है। और अगर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को आजादी नहीं होगी बात बोलने की, अगर एमपीज को आजादी नहीं होगी, तो बाकी आम जनता को क्या आजादी होगी। तो सवाल तो इस बात का है। हिंदू वाली बात पे बहुत स्पष्ट है, अधिकांश हिंदुओं ने वोट उनको नहीं दिया, अयोध्या ने उनको हरा दिया, चित्रकूट ने हरा दिया, सीतापुर ने हरा दिया, ये उनसे पच नहीं रहा है। और वाराणसी में खुद किसी तरह से वो जीते, 1.5 लाख का मार्जिन, पीएम के लिए कभी इतना कम मार्जिन नहीं रहा। तो ये जो बात उनको हिट की है ना, इस देश का हिंदू अब ये नहीं मानता, अधिकांश हिंदू, कि मोदी और आरएसएस उनके हितों की रक्षक है, या उनका हिंदुत्व का वर्जन हर हिंदू माने। ये अब तो साफ है कि नहीं मान रहा है। तो ये बात राहुल गांधी ने बोली है, क्योंकि ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें भगवान राम करुणामयी राम नहीं है, उसमें भगवान राम गुस्से में है, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं, उसमें हनुमान के दिल में प्रेम नहीं है, उनकी आंखों में गुस्सा है। वो जो पिक्चर बनाते हैं क्रोधित हनुमान की, देश उससे नहीं, जो जो आम हिंदू हैं उनके लिए राम और हनुमान वो प्रेम का संदेश है, करुणा का संदेश है, समर्पण का संदेश है। आम हिंदू क्या, इस देश के अंदर कोई भी हिंदू, मैं अपनी पार्टी की बात भी कर सकता हूं, और किसी भी धार्मिक हिंदू के मन में ये आ सकता है कि वो भगवान राम की उंगली पकड़ के चलते हुए कोई पोस्टर बना ले? क्या कोई भी धार्मिक आदमी के मन में ये बात आ सकती है? लेकिन इनके मन में आई, इनके मन में आई, पोस्टर बना, और इनके लोगों ने इस पोस्टर को सर्कुलेट भी किया। प्रदर्शन की बात करें, ये राम के दर्शन कर रहे थे भगवान राम के, या भगवान राम का प्रदर्शन करते हुए उनको रास्ता दिखा रहे थे, ये उनसे बड़े हो गए थे। अयोध्या में जो पोस्टर्स लगे थे दूसरे, उसमें भगवान राम की फोटो छोटी, दीवारों पे जो पोल्स पे लगे थे, और मोदी जी और अमित शाह बड़े, बाद में हटाने पड़े। तो प्रदर्शन की बात अगर करते हैं तो वो ये है जो देश की जनता को बुरा लगा है। अपनी बात को कहने के लिए, अपनी विचारधारा को कहने के लिए, और भगवान के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए उनके चित्र को लोग सामने रखते हैं ना। पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी देवी देवता का चित्र अपनी जेब में रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं ना। ये इस देश की परंपरा है ना। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वो फोटो देखकर उनके संदेश को भी याद करते हैं, उनका एक जुड़ाव होता है, उनकी बात को आगे रखते हैं, फिलॉसफी को आगे रखते हैं। ये प्रदर्शन वो था जो नरेंद्र मोदी और उनके लोगों ने किया था। मैं फिर से कहता हूं, देश का कोई हिंदू सपना भी नहीं देख सकता था कि भगवान राम की उंगली पकड़ के उनको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन बीजेपी के हिंदुओं ने सपना देखा और उसको प्रचारित प्रसारित भी किया। और यही वो फर्क है जो कल राहुल गांधी बता रहे थे, और यही वो फर्क है जो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, आरएसएस को, उनके संगठन को समझ में नहीं आएगा कभी, क्योंकि उनके लिए धर्म एक राजनीतिक टूल है। पूरे अयोध्या में हारने के बाद जो पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम अयोध्या के हिंदुओं को गाली दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमने जो राम मंदिर बनाया वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ। यानी राम मंदिर आप केवल वोटों के लिए बना रहे थे, अगर आपने श्रद्धा के लिए बनाया होता तो आप उन्हीं हिंदुओं को गाली नहीं दे रहे होते, आप श्रद्धा से दर्शन के लिए चले गए होते।
कि एक भगवान सवाल हमसे गलती क्या हुई, हम हाँ, अपनी एक गलती को कैसे सुधारें। आम आदमी तो ये कहता है ना भगवान से कि जब कोई उसको ऐसा आता है तो अगर वो धर्म भीरू है तो भगवान के सामने नतमस्तक होकर कहता है कि ईश्वर बताइए मैं कहाँ गलत था, मुझे कहाँ ठीक होना है। ये गाली दे रहे हैं हिंदुओं को, तुमने वोट क्यों नहीं दिया मंदिर बनाने के बावजूद, क्योंकि मंदिर और भगवान राम इनके लिए पॉलिटिकल टूल है, जो कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस के लिए राजनीति अलग है, वो रोजी रोटी के लिए है, वो विकास के लिए है, वो शिक्षा के लिए है, वो अधिकारों के लिए है, और धर्म अलग है। इनके लिए धर्म राजनीति का हिस्सा है। गुरदीप, एक बस एक सवाल और रह गया था राहुल गांधी से ही संबंधित कि आज जब एनडीए के सांसदों की जब बैठक का जिन्होंने बुलाई थी प्रधानमंत्री ने, तो सुबह सभी सांसदों से उन्होंने कहा कि देखिए जो एलओपी है, जैसे उनको सदन की गरिमा के बारे में नहीं पता है, उनको रूल्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है कि चेयर की तरफ वो पीट करके खड़े हो जाते हैं, पोस्टर्स लेके, भगवान के पोस्टर्स लेके वो हाउस के अंदर आ जाते हैं। तो आज उन्होंने सांसदों को एक सीख दी है कि आप इस गरिमा का ध्यान रखें और ना कि एलओपी की तरह बिहेव करें। इस तरीके की बातें मोदी जी की सामने आई है कि आज उन्होंने ये बातें कही है। तो सबसे पहले तो हमको अपने सांसदों को आज बोलना चाहिए था कि जब मैं सदन में आता हूं तो मोदी मोदी के नारे नहीं लगाने चाहिए, ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है, ये हनन है संसद की गरिमा का। कहा उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। जब यूपी की सरकार थी और बाकी राज्यों में जहां दूसरी सरकारें हैं वहां जब उनके लोग हंगामा करते हैं तो उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए, तब हमने गलत किया था और आने वाले समय में हम हंगामा नहीं करेंगे। ये उनको ये पिक एंड चूज जो करते हैं और जो पोस्टर दिखाने की बात है वो बिल्कुल 100% नियम के विपरीत नहीं था। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि जो रूल है वो ये कहता है कि कोई एमपीज या ग्रुप ऑफ एमपीज प्रोटेस्ट करने के लिए या प्रोपेगेंडा करने के लिए पोस्टर नहीं दिखा सकता, लेकिन कोई भी एमपी जो डिबेट में बोल रहा है वो अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी दस्तावेज, कोई भी फोटो, कोई भी अखबार दिखा सकता है। राहुल गांधी अपनी सीट से अपना भाषण दे रहे थे, वो विरोध प्रदर्शन के नारे नहीं लगा रहे थे, वो प्रोपेगेंडा मोदी मोदी की तरह नहीं कर रहे थे। उनको यह अधिकार है कि अपनी बातचीत के अंदर कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी दस्तावेज, कोई भी अखबार की कटिंग को दिखा सकते हैं। और अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे, हजारों ऐसे आपको केस दिखेंगे जब एमपी अपनी बात करते हुए कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। वो नियम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन मोदी मोदी के नारे लगाना वो सदन की अवमानना है। मोदी जी अगर इतने सीरियस हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से, और कल ही राज्यसभा है ना, हम देख लेंगे मोदी मोदी के नारे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। Thank you so much, Gurdeep, for joining on Online News India. Thank you so much.